1 अरब डॉलर का सोना आखिर चोरी कैसे किया गया? आइए देखते हैं उन्होंने यह कैसे किया। आपकी आंखों के सामने जो आदमी है, जो किसी करोड़पति जैसा दिखता है, वह असल में एक कुख्यात मास्टर चोर है। बाहर से वह आम आदमी लगता है, लेकिन वह जिस चीज को निशाना बनाता है, वह आखिरकार उसकी जेब में ही जाती है। लगता था कि वह ऐसे ही ऐश की जिंदगी जीता रहेगा, लेकिन उसकी लापरवाह जिंदगी के कारण कुछ दुश्मन उसके पीछे पड़ गए। उसे ढूंढने वाला वह आदमी है जिसने टोपी पहनी हुई है और जिसका सामान इस चोर ने चुराया था। लेकिन संयोग से पहले से तैयार की गई एक रहस्यमयी ताकत ने उसकी जान बचा ली। साफ है कि सामने वाला आदमी भी बिना किसी फायदे के काम नहीं कर रहा था। वे इस आदमी के साथ मिलकर जेल के अंदर रखे 1 अरब डॉलर के सोने को चुराना चाहते हैं। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम है रिंगो। रिंगो भेष बदलने और ताले खोलने में बेहद माहिर है। बड़े बड़े मशहूर बैंकों के सेफ लॉकर भी उसके सामने टिक नहीं पाते। लेकिन रिंगो लालची नहीं है। वह सिर्फ क्रूर अपराधियों से चोरी करता है और फिर वह पैसा असली पीड़ितों को लौटा देता है। आम चोर चोरी के बाद किसी गुप्त जगह छिप जाते हैं, लेकिन रिंगो की सबसे खतरनाक बात यही है कि वह ऐसा नहीं करता। भारी मात्रा में पैसा लेकर भी वह बैंक के सामने वाले दरवाजे से बिल्कुल आम इंसान की तरह शांति से बाहर निकल जाता है। जब तक सेफ का मालिक चोरी का पता लगाता है, तब तक बस कैमरे में रिंगो की पीठ दिखती है, जो आराम से वहां से चला जाता है। अमीरों से चोरी करके गरीबों को देने के लिए रिंगो ने एक छोटी टीम बनाई जिसका नाम है मिसफिट्स। टीम का एक सदस्य है व्यक्ति, उसे देखकर कम मत समझिए। बड़ा होकर वह एक मशहूर विस्फोटक विशेषज्ञ बनता है। उसने अकेले ही गैर कानूनी हथियार बनाने वाली पूरी फैक्ट्री उड़ा दी थी। टीम की महिला सदस्य वायलेट भी किसी से कम नहीं है। देखने में वह छोटी और कमजोर लगती है, लेकिन अकेले ही पूरे गैंग को हरा सकती है। ऐसी टीम होने के बाद भी रिंगो यही नहीं रुका। मिसफिट्स टीम लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब उनका निशाना और भी बड़ा था। अरबपति शुल्ट्ज, जो आतंकवादियों से मिला हुआ था। बाहर की दुनिया में शुल्ट्ज एक मशहूर निवेशक था, लेकिन अंदर से उसने आतंकवादियों के साथ मिलकर दौलत कमाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे अपराधी कितने ही खतरनाक क्यों न हो, शुल्ट्ज उन्हें बेगुनाह साबित करवाकर जेल से छुड़वा सकता था। यही वजह थी कि उसने कई निजी जेलें बनवाई थीं। उसकी जेल के अंदर 1 अरब डॉलर से ज्यादा का सोना रखा हुआ था। इस सोने को चुराने के लिए एक और मास्टर चोर की जरूरत थी, जिसका नाम था रिचर्ड। वह इस समय लॉस एंजलिस की एक जेल में बंद था। लेकिन यह बात रिंगो और उसकी टीम के लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। उन्होंने पहले से ही जेल के अंदर अपना एक आदमी बैठा रखा था। सब कुछ टीम के युवा सदस्यों की योजना के अनुसार सही तरह से चल रहा था। उधर लॉस एंजलिस की जेल में एक फेडरल एजेंट को ऊपर से आदेश मिला कि कैदी रिचर्ड को एक निजी जेल में ट्रांसफर किया जाए। इस बात ने शुल्ट्ज को खुद सामने आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन यह इसलिए नहीं था कि वह बहुत जिम्मेदार था, बल्कि इसलिए क्योंकि रिचर्ड ने उसकी किनारी वाली टोपी चुरा ली थी। गुस्सा निकालने के लिए शुल्ट्ज ने रिचर्ड को अपनी निजी जेल में मंगवाने का आदेश दिया, ताकि वह उसे अच्छी तरह से यातना दे सके। लेकिन तभी खबर आई कि रिचर्ड जेल से फरार हो गया है। टोपी पहने शुल्ट्ज यह बात आसानी से कैसे छोड़ सकता था? उसने तुरंत रिचर्ड के एक दोस्त से मिलने की मांग की, लेकिन वह दोस्त बहुत वफादार था। शुल्ट्ज ने चाहे जितना भी पूछताछ की, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। इससे शुल्ट्ज पूरी तरह भड़क गया। जेल के नियमों के कारण कैदियों को पीटना मना था, लेकिन शुल्ट्ज की गुप्त चालों के चलते एक सुरक्षा कैमरा गलती से काम करना बंद कर गया। जब पुलिस को कुछ गड़बड़ का शक हुआ और वे जेल पहुंचे, तो शुल्ट्ज ने उस दोस्त को यातना देने के लिए फोन का इस्तेमाल किया और इसी तरह उसने रिचर्ड की लोकेशन भी पता कर ली। दूसरी तरफ पीछा किया जा रहा रिचर्ड अभी तक नहीं जानता था कि खतरा उसकी ओर बढ़ रहा है। एक पेशेवर चोर होने के नाते जेल से निकलते ही उसने अपना अगला निशाना चुन लिया। शुद्ध सोना, प्लैटिनम और D23 के ग्रेड के हीरे। वह जिस अरबपति से बात करने की कोशिश कर रहा था, सामने वाला आदमी बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। लेकिन रिचर्ड इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने जो भी चाहा है वह कभी असफल नहीं हुआ। उसने जानबूझकर सामने वाले पर शराब गिरा दी। कपड़े साफ करने के बहाने कुछ ही सेकंड में कीमती घड़ी उसके हाथ में आ गई। रिचर्ड को लगा कि इस बार भी वह जीत कर निकलेगा, लेकिन इस बार उसका सामना एक खतरनाक आदमी से हुआ। पकड़े जाने के बाद उसे पता चला कि सामने वाला कोई और नहीं, बल्कि मशहूर प्रिंस अल-हाली था। इसके बाद बॉडीगार्ड्स की निगरानी में रिचर्ड को अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन रिचर्ड कोई आम चोर नहीं था। चोरी की दुनिया में वह एक सुपर चोर था। ऐसी हालत में भी सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था। दरअसल पिटने से पहले ही उसने कमरे का कार्ड दूसरी बैग में छुपा दिया था। बाद में वह शांति से प्रिंस के कमरे में गया और करीब 10 लाख डॉलर की घड़ी चुरा ली। जब वह निकलने ही वाला था, तभी उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस भी वापस होटल लौट आएगा। कमरे में घुसते ही प्रिंस ने देखा
कि घड़ी का डिब्बा गायब है। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि रिचर्ड बस एक दीवार के पीछे छिपा हुआ है। जब तक बॉडीगार्ड्स को कुछ गड़बड़ समझ आती, रिचर्ड लिफ्ट में पहुंच चुका था। होटल स्टाफ ने उसके लिए एक निजी कार का इंतजाम किया। रिचर्ड मन ही मन सोच रहा था कि वह इस भारी रकम को कैसे खर्च करेगा। उसे लगा कि आज उसकी किस्मत बहुत साथ दे रही है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कार में बैठते ही उसकी टक्कर उसी प्रिंस से हो गई जो इस समय कमरे में होना चाहिए था। इज्जत बचाने के लिए रिचर्ड चुपचाप आगे वाली सीट पर बैठ गया। असल में यह नकली प्रिंस मिसफिट्स टीम का ही सदस्य था। वह बेहतरीन ड्राइवर था और टीम में उसकी बहुत अहम भूमिका थी। जब तक यह प्रिंस साथ रहता है, टीम कभी पुलिस के हाथ नहीं लगती। प्रिंस ने तुरंत रिचर्ड को एक तेज और खतरनाक ड्राइव पर ले गया। तभी रिचर्ड को समझ आया कि उसके साथ चाल चली गई है। लेकिन इतनी बड़ी मछली को फंसाने के लिए मिसफिट्स टीम ने पूरी तैयारी कर रखी थी। यहाँ तक कि उसका दोस्त भी टीम के लिए काम कर रहा था। सामने मिसफिट्स के खतरनाक सदस्यों को देखकर रिचर्ड समझ गया कि वह आखिरकार चोरों के अड्डे में फंस चुका है। हालांकि प्रिंस उसे आजाद कर सकता था, लेकिन रिचर्ड जानता था कि अगर वह शुल्ट्ज के हाथ लग गया तो अगर रिचर्ड शुल्ट्ज के हाथ लग जाता तो उसका अंत और भी दर्दनाक होता। बहुत सोचने के बाद, मन न होते हुए भी, उसने प्रिंस और उसकी टीम के साथ प्लेन में बैठने का फैसला किया। जब तक शुल्ट्ज अपने लोगों के साथ पीछा करने पहुंचा, तब तक रिचर्ड उनके घेरे से बाहर उड़ चुका था। इसी दौरान रिंगो ने रिचर्ड को ढूंढने की असली वजह बताई। शुल्ट्ज ने जो $1 अरब का सोना छुपा रखा है, वही उनका असली निशाना था, और इसी कारण उन्हें ऐसे आदमी की जरूरत थी जो जेल से भागने में माहिर हो, यानी रिचर्ड। यह सुनकर रिचर्ड की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने तुरंत इस मिशन में शामिल होने की हाँ कर दी। उसे लगा कि बस सोना चुराना है और काम खत्म। लेकिन चोरी के दौरान आतंकवादियों की रुकावट भी सामने आई। इससे रिचर्ड डर गया। उसे लगा कि अगर जान ही चली गई तो इतनी दौलत का क्या फायदा। इसलिए बिना कोई शक छोड़े रिचर्ड ने रिंगो की रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए टीम छोड़ने का फैसला किया। अबू धाबी पहुंचते ही रिचर्ड जल्दी से एयरपोर्ट से निकल गया ताकि वहां की शाही जिंदगी का मजा ले सके। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत पहले ही उसके लिए कुछ तय कर चुकी है। एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार के पीछे पीछे वह जल्द ही एक शानदार पार्टी में पहुंच गया। वहां मौजूद ऊंचे समाज के लोगों को देखकर उसे बस चारों तरफ पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा था। मस्ती करने आया रिचर्ड ज्यादा देर नहीं रुका और उसने एक महंगी घड़ी पहने अरबपति को निशाना बना लिया। जब उसने बात करने की कोशिश की तो बनियान पहने वह आदमी समय न होने के कारण उसे अनदेखा कर गया। लेकिन रिचर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ ही पलों में उस आदमी की घड़ी उसके हाथ में थी। जैसे ही रिचर्ड निकलने वाला था, एक रहस्यमयी महिला आ गई और उसकी योजना बिगाड़ दी। उसने न सिर्फ घड़ी मालिक को लौटा दी, बल्कि रिचर्ड के हाथ में बच्चों के खिलौनों का पैकेट भी थमा दिया, वो भी उसकी आंखों के सामने। ये सब कुछ सेकंड में हो गया। लेकिन रिचर्ड को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी होप थी। तलाक के बाद रिचर्ड ने अपनी बेटी को दोबारा कभी नहीं देखा था। बेटी का अचानक सामने आना उसकी उदास जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया। उसने देखा कि कुछ ही सालों में उसकी बेटी लंबी और खूबसूरत हो गई थी। इससे उसे बहुत पछतावा हुआ। तलाक के बाद वह सिर्फ ऐश में डूबा रहा और बेटी की कभी परवाह नहीं की। अपने पुराने गुनाहों की भरपाई के लिए रिचर्ड ने एक बार फिर मिसफिट्स टीम से संपर्क किया और जान की बाजी लगाकर सोना चुराने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने एक शर्त रखी, मिशन के बाद मिलने वाला पूरा हिस्सा उसी का होगा। हालांकि मिसफिट्स टीम का काम करने का तरीका वैसा नहीं था जैसा रिचर्ड सोच रहा था। जैसे ही सोना उनके हाथ आता है, टीम ने साफ कर दिया कि सोना चुराने के बाद वे पूरा पैसा दान में दे देंगे और अपने पास एक पैसा भी नहीं रखेंगे। ये सुनकर रिचर्ड का दोबारा टीम में शामिल होने का मन टूट गया। इतने सालों से चोर रहने के बाद रिचर्ड जो भी करता था उसमें मुनाफा जरूरी होता था। उसे बिना किसी फायदे के काम करवाना रिंगो और उसकी टीम की गलतफहमी थी। रिचर्ड जैसे ही पीठ घुमाकर जाने वाला था, तभी एक अचानक सामने आए व्यक्ति ने उसका फैसला बदल दिया। रिचर्ड को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह पूरा प्लान उसकी सीधी सादी बेटी ने बनाया है। यह जानकर उसका इनकार करने का फैसला डगमगा गया। बेटी की पहली ही मांग के सामने खुदगर्ज रिचर्ड ने पहली बार अपने नियम तोड़ दिए और एक चैरिटी मिशन में शामिल होने को तैयार हो गया। सबसे पहले उन्हें यह पता लगाना था कि सोना कहाँ छुपाया गया है। जब बाकी लोग उलझन में थे, रिचर्ड ने अपने अनुभव से जगह पहचान ली। अगर ये जेल अंदर से ही सब कुछ संभालती है तो वहां जरूर एक लॉन्ड्री रूम होगा, और जब जेल में खुद की लॉन्ड्री है तो शुल्ट्ज को बाहर से लॉन्ड्री ट्रक मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब साफ था कि सोना जेल के लॉन्ड्री रूम में छुपाया गया है। पक्की जानकारी मिलते ही टीम तुरंत निकल पड़ी।
लेकिन रिचर्ड जिस आरामदायक सफर की उम्मीद कर रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। पैसे की कमी के कारण टीम ने शाम ढलते ही सफर करना चुना। खतरे से बचने के लिए उन्हें रास्ते में ही रुककर आराम करना पड़ा। इससे उनका कीमती समय बर्बाद हो गया। रिचर्ड नाराज होकर शिकायत करने ही वाला था, लेकिन तभी उसने अपनी बेटी के उदास चेहरे को देख लिया। असल में होप अब भी अपने पिता से नाराज थी, क्योंकि सालों पहले वह बिना कुछ कहे चला गया था। साथ ही उसने अपने माता पिता की नाखुश शादी भी देखी थी। चाहे होप के कितने भी चाहने वाले क्यों न रहे हों, वह शादी के रिश्ते में भरोसा नहीं कर पाई। अब अचानक अपने पिता के साथ ज्यादा समय मिलने पर कुछ सोचने के बाद उसने अपने दिल का बोझ पहली बार बाहर निकाला। रिचर्ड को एहसास हुआ कि जवानी की उसकी जल्दबाजी ने होप को कितना गहरा दर्द दिया था। उसने वादा किया कि अब वह कभी बिना बताए नहीं जाएगा, लेकिन एक गैर भरोसेमंद पिता के वादे के सामने क्या होप सच में पुराने दुख से बाहर आ पाएगी? थोड़े आराम के बाद 50 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी कर टीम आखिरकार मंजिल पर पहुंच गई। लेकिन यहाँ एक नई परेशानी सामने आई। सोना चुराना आसान था और जेल से भागना भी आसान था, लेकिन इन दोनों को एक साथ करना, यानी सोने को बाहर ले जाना, सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। ऊपर से उनके पास समय भी बहुत कम था। जांच करने पर पता चला कि 3 दिन में आतंकवादी सोना वहां से ले जाने वाले थे। बेकार मेहनत से बचने के लिए उन्हें जल्दी से एक ठोस योजना बनानी थी, ताकि बिना किसी को पता चले भारी मात्रा में सोना निकाला जा सके। इसके लिए जरूरी था कि जेल के अंदर अफरा तफरी मचाई जाए, ताकि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों का ध्यान बटा रहे। लक्ष्य तय होते ही सभी सदस्यों ने मिलकर अपने अपने सुझाव दिए और जल्दी ही चोरी की योजना तैयार कर ली। रिंगो ने स्वच्छता निरीक्षक का भेष बनाकर जेल के निदेशक को जमकर डांटा और आलोचना की। रिंगो ने बताया कि रसोई घर साफ सफाई के मानकों पर खरा नहीं उतरता और यहाँ तक कि ओवन इतना पुराना है कि कभी भी फट सकता है। अपनी पदोन्नति पर असर न पड़े, इसलिए जेल के डायरेक्टर को मजबूरन रिंगो की बात माननी पड़ी और नई मशीन ओवन कंपनी से मंगवानी पड़ी। लेकिन डायरेक्टर का यह फैसला भी टीम की योजना का ही हिस्सा था। विक ने इस मौके का फायदा उठाकर नेटवर्क में घुसपैठ की और कॉल ब्लॉक कर दी, ये बताते हुए कि मशीन कल दोपहर को इंस्टॉल की जाएगी। ये सुनकर डायरेक्टर बहुत खुश हो गया। उसे पता ही नहीं था कि सामने वाले लोग पेशेवर ठगों की टीम है। जब लॉजिस्टिक ड्राइवर आराम से शराब पी रहा था, तभी वायलेट वहां पहुंची। जैसे ही ड्राइवर का ध्यान हटा, उसने उसे लॉकर में बंद कर दिया। इसके बाद उस ड्राइवर की जगह टीम का ही एक आदमी बैठ गया। अब बारी थी रिचर्ड और विक की। दोनों ने खुद को मरम्मत करने वाला कर्मचारी बताकर जेल में घुसपैठ कर ली। रिचर्ड ने पास रखी एक मूर्ति को लात मारी। यह कोई गुस्से में किया गया काम नहीं था, बल्कि योजना का एक बहुत अहम हिस्सा था। जैसे ही वे असली काम शुरू करने वाले थे, अचानक रिंगो की योजना में रुकावट आ गई। पदोन्नति की लालसा में डूबा डायरेक्टर किसी भी गलती से बहुत डर रहा था, इसलिए उसने खुद जेल की निगरानी करने का फैसला किया। रिंगो ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। मजबूरी में दोनों को साथ साथ जेल जाना पड़ा। जल्द ही टीम के सदस्यों ने डायरेक्टर की आवाज सुन ली। योजना के खुल जाने से बचने के लिए उन्हें मशीनों के अंदर छिपना पड़ा। लेकिन अचानक डायरेक्टर ने नई मशीन की जांच करने के लिए स्टार्ट बटन दबा दिया। इससे अंदर छिपे लोगों की सांसें अटक गईं। रिंगो ने जल्दी से बटन बंद किया। उसे लगा कि अब डायरेक्टर उसकी चाल समझ जाएगा, लेकिन किस्मत से रिंगो ने तुरंत दिमाग लगाया। उसने कहा कि मशीन अभी पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हुई है और इसे 2 घंटे तक बिना छुए छोड़ना होगा, वरना फिर से एरर आएगा। डायरेक्टर यह सुनकर मान गया और बोला कि सब कुछ रिंगो की योजना के मुताबिक ही होगा। टीम के तालमेल से रिचर्ड और विक बाल बाल बच गए। इसके बाद रिंगो ने अपने गांव की परंपरा का बहाना बनाकर डायरेक्टर को जोर से गले लगाया और उसी पल जेल का एक्सेस कार्ड चुरा लिया। पुलिस की शिफ्ट बदलते ही एक्सेस कार्ड लेकर दोनों जल्दी से लॉन्ड्री रूम पहुंचे और वहां उन्हें तिजोरी की असली जगह दिख गई। अब टीम ने जेल में अफरा तफरी फैलाना शुरू किया। वे खाने परोसने वाले बन गए और खाने में बहुत तेज दस्त की दवा मिला दी। कैदियों को कुछ भी पता नहीं था और वे मजे से खाना खा रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर में सभी कैदी उल्टियां करने लगे और दस्त से परेशान हो गए। ये खबर मिलते ही डायरेक्टर दौड़ता हुआ जेल पहुंचा। उसे अपने करियर की चिंता करने का भी वक्त नहीं मिला। जेल में फैली बदबू से उसका सिर घूम गया। जब तक शुल्ट्स पहुंचा, पूरी जेल में पूरी तरह हंगामा मच चुका था। रिचर्ड और उसकी टीम को भी उम्मीद नहीं थी कि दवा इतनी असरदार होगी। कैदियों को घबराहट में मेडिकल रूम ले जाया जा रहा था। उसी दौरान विक और बाकी लोग सफाई कर्मचारी बनकर टॉयलेट की तरफ गए। चेतावनी वाले बोर्ड लगाकर उन्होंने विस्फोट की तैयारी शुरू कर दी। उधर होप और प्रिंस जांच अधिकारी बनकर जेल आए और कार के नीचे टाइम बम लगा दिया। रिचर्ड और विक का काम भी बहुत आसानी से आगे बढ़ रहा था। सही जगह तय करने के बाद विक ने फर्श में छोटा सा छेद किया। जब सिर्फ 3 सेकंड बचे तो उसने बम नीचे फेंक दिया। इसके बाद विक ने एक छोटा कार्ड तिजोरी के अंदर सरका दिया। जैसे ही रिचर्ड काम शुरू करने वाला था,
तभी विक ने पास में लगा एक निगरानी कैमरा देख लिया, लेकिन वह घबराया नहीं। उल्टा उसने सोने की ईंट के साथ एक फोटो खींच ली। ये दिखावा करने के लिए नहीं था। अपनी चालाकी से विक ने सीसीटीवी स्क्रीन को उसी सोने की फोटो पर फ्रीज कर दिया। उधर शुल्ट्ज को डर था कि कहीं तिजोरी लूट न ली जाए। उसने तुरंत लोगों को निगरानी स्क्रीन देखने का आदेश दिया। जब उसने देखा कि सोना अभी भी वैसा ही दिख रहा है, तो उसे थोड़ी राहत मिली। अब बारी थी रिचर्ड और उसकी टीम के असली एक्शन की। लेकिन सावधानी के चलते जब वे धीरे धीरे काम कर रहे थे, तभी शुल्ट्ज ने दोबारा कैमरे की जांच की। स्क्रीन बिल्कुल स्थिर लग रही थी। यह देखकर शुल्ट्ज घबरा गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर सोना गया तो आतंकवादी उसे मार देंगे। वह तुरंत सोने की तिजोरी की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिसफिट्स टीम तिजोरी को पूरी तरह खाली कर चुकी थी। यह देखकर शुल्ट्ज ने पूरी जेल को बंद करवा दिया, यह सोचकर कि रिचर्ड और उसकी टीम अभी यहीं कहीं छिपे होंगे। लेकिन तभी जब शुल्ट्ज एक मरीज की स्ट्रेचर के पास से गुजरा, तो स्ट्रेचर से सोने का एक छोटा टुकड़ा गिर पड़ा। असल में स्ट्रेचर पर पड़ा कैदी विक ही था, जो भेष बदल कर ले जाया जा रहा था। शुल्ट्ज ने जमीन पर गिरा सोना देखा और तुरंत आदेश दिया कि सभी एम्बुलेंस रोक दी जाए और स्ट्रेचर जांचें, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। गुस्से में भरे शुल्ट्ज को तभी एक फोन आया। उसके लोगों ने बताया कि उन्होंने रिचर्ड की बेटी को पकड़ लिया है। यह सुनकर शुल्ट्ज सोचने लगा कि अब वह रिचर्ड को कैसे धमकाए। इसी दौरान पास में खड़े दो पूरी तरह तैयार लोग उसका ध्यान खींचते हैं। उन्होंने खुद को जहरीली गैस साफ करने वाली कंपनी के कर्मचारी बताया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका बॉस खुद काम नहीं करवा रहा था, बल्कि ईंटें उठा रहा था। शुल्ट्ज कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक कार उसके सामने से तेजी से निकल गई। शुल्ट्ज ने उस कार पर रखा सोना पहचान लिया और तुरंत अपने लोगों के साथ उसका पीछा शुरू कर दिया। उसे पता नहीं था कि रास्ता दिखाने वाले वे दोनों लोग भी मिसफिट्स टीम के ही सदस्य थे। प्रिंस, जो ध्यान भटकाने का काम कर रहा था, जानबूझकर उल्टी दिशा में गाड़ी ले गया और सीधे रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। पैसेंजर सीट पर बैठा रिंगो घबरा गया और जल्दी से सीट बेल्ट बांध ली। लेकिन शुल्ट्ज को अब भी सच्चाई का पता नहीं था। सामने से उड़ती हुई कार को देखकर वह डर के मारे गाड़ी की रेलिंग पकड़कर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद शुल्ट्ज की ओर गाड़ियां मदद के लिए पहुंच गईं। उन्हें लगा कि अब प्रिंस और उसकी टीम डर जाएगी, लेकिन पीछे आते दुश्मनों को देखकर प्रिंस और भी जोश में आ गया और एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया। यह पीछा कितनी देर चला किसी को नहीं पता, लेकिन प्रिंस को लगा कि अब सही समय आ गया है। शुल्ट्ज और उसके लोग पास पहुंच पाते उससे पहले ही टीम ने खुद ही कार रोक दी। यह देखकर शुल्ट्ज को लगा कि सामने वाले ने हार मान ली है। वह तुरंत आगे बढ़ा और कार की डिक्की खोल दी, लेकिन डिक्की पूरी तरह खाली थी। तभी उसे समझ आया कि उसके साथ चाल चली गई है। उधर सच्चाई यह थी कि रिचर्ड और उसकी टीम अभी भी जेल के अंदर ही थे। उन्होंने पहले से मौजूद मूर्ति को सांचे की तरह इस्तेमाल किया। सोने को भट्टी में डालकर तेज तापमान पर पिघलाया, फिर पिघले हुए सोने को उस सांचे में डाल दिया। इस तरह सोने की एक मूर्ति तैयार हो गई। लेकिन योजना यहीं खत्म नहीं हुई। टीम ने तुरंत उस सोने की मूर्ति पर रंग कर दिया और टूटी हुई चीज की मरम्मत का बहाना बनाकर उसे डायरेक्टर के सामने से खुलेआम बाहर ले गए। डायरेक्टर ने डिब्बे में रखी टूटी वस्तु देखकर जरा भी शक नहीं किया और उन्हें जेल से जाने दिया। उधर शुल्ट्ज गुस्से से पागल हो गया। वह लोगों को गोली मारने के लिए बंदूक निकाल ही रहा था, तभी एक अनचाहा मेहमान सामने आ गया। तब पता चला कि जो प्रिंस उनके साथ था, वह मशहूर प्रिंस अलहाली नहीं, बल्कि असली राजकुमार था। मिशन शुरू होने से पहले ही उसने अपने गार्ड्स को यहाँ घात लगाकर खड़ा कर दिया था। जैसे ही शुल्ट्ज ने हथियार निकाला, गार्ड्स ने तुरंत उसे काबू में कर लिया। हालात पलटते देख शुल्ट्ज को लगा कि उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। गुस्से में उसने तुरंत अपने लोगों को रिचर्ड की बेटी से निपटने का आदेश दिया। लेकिन जिन्हें उन्होंने पकड़ा था वह होप नहीं, बल्कि वायलेट थी, वही लड़की जो अकेले पूरा गैंग खत्म कर सकती थी। शुल्ट्ज के आदमी कुछ कर पाते उससे पहले ही वायलेट ने रस्सियों से बंधी होने के बावजूद सबको ढेर कर दिया। इसके बाद भी शुल्ट्ज को लगा कि वह जीत गया है, लेकिन तभी होप अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। टीम के हमले के सामने शुल्ट्ज पूरी तरह बेबस हो गया। आखिरकार उसे प्रिंस के गार्ड्स एक सफेद गाड़ी में बैठा कर ले गए। उस गाड़ी में पहले से आतंकवादियों का सरगना बैठा था। यह देखकर साफ हो गया कि शुल्ट्ज का अंजाम तय है। अगली सुबह खबरों में सिर्फ जेल में हुए फूड पॉइजनिंग हादसे की रिपोर्ट आई। सोने की चोरी का कहीं कोई जिक्र नहीं था। सबको लगा कि मिशन पूरी तरह सफल रहा, लेकिन तभी होप ने देखा कि उसके पिता रिचर्ड गायब हैं। उसके दिल में एक बुरा शक पैदा हुआ। लगता था कि मिशन के अंत में भी मास्टर चोर ने एक आखिरी चाल चल दी थी। होप को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 10 साल बीत जाने के बाद भी रिचर्ड अपनी लालची आदत पूरी तरह नहीं बदल पाया था। जब सबको लगा कि सब कुछ बिखर चुका है, तभी पास के खाने के गोदाम का दरवाजा खुला। जो रिचर्ड गायब हो गया था वह अचानक वहीं दिखाई दिया। तब पता चला कि उसने सच में सोने की अदला बदली कर दी थी, लेकिन लालच और जिम्मेदारी के बीच
इस बार रिचर्ड ने जिम्मेदारी को चुना। अपनी बेटी से रिश्ता सुधारने के लिए उसने न सिर्फ सोना नहीं चुराया, बल्कि मशीनों से सोने की सतह की अशुद्धियां भी साफ कर दी। इससे रिचर्ड और उसकी बेटी के रिश्ते में भी सुधार आ गया। आखिरकार प्रिंस की मदद से मिसफिट्स टीम सोने की मूर्ति के साथ सफलतापूर्वक प्लेन में सवार हो गई। मिशन पूरा होने के बाद रिचर्ड को अब पहले जैसी खालीपन महसूस नहीं हुई। अब वह सबके साथ सुकून से बैठा था, धूप सेंक रहा था और अपनी बेटी के साथ लंबा समय बिता रहा था। इसी दौरान अचानक घोषणा हुई, संयुक्त राष्ट्र फंड को एक बहुत बड़ा गुमनाम दान मिला था। यह चैरिटी की राशि गरीब बच्चों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। फिल्म के आखिरी हिस्से में रिचर्ड भी आधिकारिक तौर पर मिसफिट्स टीम का सदस्य बन जाता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिल्म देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह फिल्म कैसी लगी